नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे। आज प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएएस अफसरों के तबादले। 53 आईएएस के तबादले और 4 को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, वहीं 34 आईएफएस के तबादले भी हुए हैं। 3 को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। 113 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इस समय देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि चाहे वो आईएएस की बात हो, चाहे वो आरएएस की बात हो, चाहे वो आईएफएस की बात हो, चाहे वो आईपीएस की बात हो, चारों जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसमें बड़ा फेरबदल होकर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसलिए होता है ताकि जिलों की कमान अधिकारियों के हाथ में रहे और जो भी दिक्कतें समाज में हो रही हैं या जिलों में हो रही हैं लोगों का, या जो काम सिमटे हुए हैं जिनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर जो अधिकारियों का एक पूरा नेक्सस बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए ये फेरबदल किए जाते हैं ताकि एक ही जगह पर एक अधिकारी ना सिमटा रहे, वो अपने आप को वहां का तुर्रम खाना समझे। ये भी एक थोड़ा सा फीडबैक रहता है, इसलिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है। अब जिन अधिकारियों को बागडोर दी गई है उन जिलों की सोच समझ के दी गई है ताकि जिलों को आगे तर्ज पर बढ़ाया जा सके। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, देखिए खबर सामने आ रही है कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या मायने निकाले इसके? जी बिल्कुल, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को बदला जो है वो गया है। हालांकि ये इतना बड़ा भी इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मुख्य पदों पर जो है वो तबादलों की प्रतीक्षा थी, वो तबादले भी नहीं हुए। इसमें ज्यादातर वही तबादले हुए हैं। एक तो जो जिले समाप्त किए गए थे उन अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया था, तो उनको पोस्टिंग जो है वो राज्य सरकार को देनी थी, इस लिहाज से उनके तबादले जो है वो किए गए हैं। साथ ही जो राइजिंग राजस्थान के दौरान जिन अधिकारियों की ड्यूटी उद्योग विभाग में दी गई थी, उनको भी नई जगह जो है पोस्टिंग देनी थी, इस लिहाज से उनकी भी पोस्टिंग जो है वो कर दी गई है। और इसके अलावा जो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए उनमें भी वो अधिकारी ज्यादा हैं जो हाल ही में आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट हुए हैं, तो उनको भी पोस्टिंग देनी थी। वो 8 अधिकारी, उनको भी पोस्टिंग जो है वो दी गई है। हालांकि कह सकते हैं कि ये कोई ज्यादा बड़ा बदलाव इस लिहाज से नहीं, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बड़ा बदलाव करते तो प्रशासनिक दिक्कतें जो है वो हो सकती थी, इस लिहाज से राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को पोस्टिंग दी है जो काफी समय से उनकी पेंडिंग जो है वो चल रही थी। और अब ये मुद्दा भी पॉलिटिकल होने शुरू हो चुका था। पीसीसी चीफ ने भी इस पर सवाल जो है वो खड़े किए थे कि 33% अधिकारी जो है वो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे पहले ये तबादले जो है वो कर दिए गए। तो मोस्टली ये जितने संभाग और जिले निरस्त किए गए हैं उन्हीं अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हुए हैं? नहीं, सिर्फ उन्हीं के नहीं है, उनके भी हुए हैं, क्योंकि वो लगातार एपीओ चल रहे थे। हाँ। इस लिहाज से उनको भी पोस्टिंग जो है वो देनी थी, तो उनके भी जो है वो कर दिए गए, क्योंकि कई जगह पर संभागीय आयुक्त जो है वो नहीं थे, तो उनकी भी पोस्टिंग जो है वो की गई है। लेकिन ये इतना बड़ा भी फेरबदल नहीं है। हालांकि कई बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा भी फेरबदल नहीं है, क्योंकि अभी और भी माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र के बाद संभवतः एक और लिस्ट जो है वो आएगी, लेकिन ये प्रतीक्षा इनकी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लिहाज से राज्य सरकार ने ये तबादले जो है वो किए। सौरभ, जैसे नमित मेहता उदयपुर के कलेक्टर बनाया गया है, जसमीत सिंह संधू भीलवाड़ा के कलेक्टर बनाया गया है, तो इन अधिकारियों में वो बड़े नाम कौन से हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है और उनको वो जिला और संभाग दिया गया हो? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शक्ति सिंह राठौर जो पहले कलेक्टर थे, जिन जिला समाप्त होने के बाद उन्हें टीएडी कमिश्नर जो है वो बना दिया गया है। प्रज्ञा केवल लवानी है जो उन्हें संभागीय आयुक्त उदयपुर जो है वो बना दिया गया है। अविल चतुर्वेदी को संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग का दिया गया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि
टीकम चंद बोहरा, उन्हें प्रबंध निदेशक राजफेड जो है वो बनाया गया है। इकबाल खान के पास पहले खाद्य सुरक्षा का भी जिम्मा था चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा, लेकिन अब उन्हें सिर्फ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग ही जो है वो देखना होगा। लेकिन ज्यादातर में वही नाम है जिनके बारे में लगातार ये जो एपीओ चल रहे थे, साथ ही उद्योग विभाग में लगातार ड्यूटी जो है वो दे रहे थे, तो उनकी पोस्टिंग करना ठीक है सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उस लिहाज से नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिन्हें निरस्त किया गया था। उन जिलों में जो अधिकारी एपीओ किए गए थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारियां जो है अन्य जिलों में दी गई है और इसी के चलते ये फेरबदल जो है वो किया गया है। तो जैसे रवि कुमार सुरपुर बीकानेर के संभागीय आयुक्त बने हैं, जयपुर की संभागीय आयुक्त पूनम बनी है, तो वहीं प्रज्ञा केवल मानी उदयपुर की संभागीय आयुक्त बनी है। और बात अगर टीकम चंद बोहरा की करें तो उन्हें प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राजफेड जयपुर का इकबाल खान को चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त बनाया गया है। तो ये कुछ फेरबदल किए गए हैं और अभी माना ये जा रहा है कि इसके बाद एक और फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी तो बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान के ये फेरबदल हैं जो किए गए हैं और इसके बाद जो है और फेरबदल किए जा सकते हैं। ऐसी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जिन जिलों को निरस्त किया गया था वहां पर जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को अब नई पोस्टिंग दी गई है और ये इसी लिहाज से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है और आरएएस के अफसर भी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। पूनम जिन्हें संभागीय आयुक्त जयपुर की कमान सौंपी गई है। राजेंद्र सिंह शेखावत संभागीय आयुक्त कोटा बने हैं। राजेंद्र विजय आयुक्त विभागीय जांच जयपुर बनाए गए हैं। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की। 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर भी हुए हैं। पत्नी का तबादला और अब पति होंगे दौसा के एएसपी। तो दौसा के एसपी होंगे अब पति, जानकारियां निकलकर सामने आई है। पत्नी का तबादला कर दिया गया है। डीसीपी यातायात सागर को लगाया दौसा एसपी और दौसा एसपी रंजिता शर्मा को लगाया एसपी पुलिस मुख्यालय। तो ये बड़े तबादले जो हैं वो किए गए हैं। दौसा की अगर हम बात करें तो वहां पर ये 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले में दौसा एसपी रंजिता शर्मा को एसपी पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। पत्नी का तबादला किया गया है और पति को दौसा के एसपी की कमान सौंप दी गई है। डीसीपी यातायात सागर को लगाया दौसा के एसपी के पद पर और उनकी पत्नी जो रंजिता शर्मा वहां पर थी उन्हें अब एसपी पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। तो एक परिवार की कहानी है जहां 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, तो एक ही परिवार में पति पत्नी के भी पोस्टिंग में फेरबदल की गई है। दौसा एसपी रंजिता शर्मा को एएसपी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और अब जो उनके पति हैं रंजिता के, वो दौसा के एसपी होंगे, यानी कि जो डीसीपी यातायात सागर थे उनको एएसपी की जिम्मेदारी अब दौसा की सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा में भी 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें एक फैमिली एएसपी और डीसीपी की जो जिम्मेदारी संभाल लेते हैं उनको एसपी मुख्यालय भेजा गया है, पत्नी रंजिता को। और इस बार देश 2025 के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि देश का आज आम बजट पेश होने वाला है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है। और इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा होगा टैक्स में छूट, क्योंकि टैक्स में छूट के तौर पर मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्लैब रेट बताया जा रहा है कि इस बार 10 लाख हो सकता है। हालांकि पिछली बार जब बजट आया हुआ था तो ये उम्मीद पर झटका जरूर लगा था, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है 5 फरवरी, आज से 4 दिन के बाद, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार का बजट काफी ज्यादा अहम होने वाला है। 8वीं बार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। कल संसद को संबोधित किया था। दोनों सत्र को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को संबोधित किया था और आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। कॉर्पोरेट आम लोगों को बजट का इंतजार होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब बजट आता है तो इसमें किस सेक्टर को क्या मिलेगा, क्या मायूसी छाएगी, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि 11 बजे वो समय बताया जा रहा है जब 11 बजे संसद में लाल पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और उसमें किस सेक्टर को क्या तोहफा देना है वो 11 बजे जब संसद में सीतारमण पेश करेंगी बजट, तब पता चल पाएगा। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। टैक्स में छूट के साथ ही कई ऐलान संभव माने जा रहे हैं। आज का खास दिन और आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में कि किस तरीके का आज वो बजट जो है वो पेश करती हैं और किसकी झोली में क्या जाएगा, किसको मायूसी हाथ लगेगी, कुछ ही समय बाद आपको सामने आ जाएगा। देश का आम बजट पेश होने में अब बस चंद घंटे बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। इसमें मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा या निम्न आय वर्ग के लिए क्या खास रहेगा, किस सेक्टर पर अधिक फोकस किया जाएगा, कई सवाल के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। लेकिन देश के हर सेक्टर को बजट 2025 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट से कृषि क्षेत्र की उम्मीदें बहुत अधिक हैं, क्योंकि यही रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की झोली क्या सरकार इस बार भर देती है। सभी की नजरें इसी पर रहने वाली है, क्योंकि देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी भले ही कम हो, लेकिन यही रोजगार का सबसे बड़ा आधार माना गया है। और एक बात रेलवे की करें तो रेलवे पर भी सभी का फोकस रहने वाला है। एक समय ऐसा था कि जब कृषि क्षेत्र, जो कि इकोनॉमी की मतलब रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता था आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। लेकिन अब सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है जो परसेंटेज होता है, और इसीलिए सर्विस सेक्टर पर ज्यादा फोकस रहता है। क्योंकि जिस तरह ममता ने बताया कि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ होता है, किसानों की झोली में क्या जाता है, तो जब बजट आता है तो मिडिल क्लास की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहती है कि उसको क्या कुछ मिलने वाला है। टैक्स एक्सेशन की जिस तरह बात करते हैं हम, साथ ही युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, तो इस बार ये भी बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार रोजगार के कुछ घोषणाएं भी कर सकती है। जैसे सरकार रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति का गठन कर सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी मुहैया कराने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा पिछली बजट में भी था, ध्यान करिएगा, जिससे सरकारी दफ्तरों में काम करने के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। टैक्स की हम बार बार बात करें तो टैक्स में बम्पर छूट मिलने के आसार हैं, जैसे कि केंद्र सरकार नए रिजीम में 10 लाख रुपए तक के सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है, और वहीं 15 लाख से 20 लाख तक के बीच की आमदनी को 30% की जगह 25% भी कर सकती है। तमाम तस्वीरें समय सामने, क्योंकि मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। सबसे पहले आप 2019 से देखिए, जब पिंक साड़ी में वो अनुराग ठाकुर के बगल, और उसके बाद वित्त मंत्री पहली बार जब बजट पेश की थी येलो साड़ी में, लेकिन पिटारा वही लाल पिटारा जब वो संसद में बजट पेश करने गई थी 2021, वैसे 2022, 23, 24 और अब 25 की बारी, क्योंकि सरकार का विजन है इकोनॉमी को विकसित करना 2047 तक, और उसी विजन पर सरकार आगे भी बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मन में क्या चल रहा है? क्या वो सरकार में रहते हुए खुश नहीं है? सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के बयान एक के बाद एक सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। बजट सत्र के पहले दिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वक्त को मिलावटी और कहा कि हां में हां करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। देखिए रिपोर्ट। फिर सुर्खियों में किरोड़ी लाल मीणा का बयान। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। विपक्ष ने लपक लिया किरोड़ी का बयान। वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं तो कहता जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके औहदे उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम किया है, 2 साल 2.5 साल से जो काम कि
कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल को आखिर क्या हो गया है, वो क्या चाहते हैं, ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि आए दिन सुर्खियां बटोरते उनके बयान बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। तो हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे, यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी करने पर। बजट सत्र की शुरुआत पर दिया गया किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान एक बार फिर चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा किसकी हाँ में हाँ मिलाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके बजट सत्र में छुट्टी लेने के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट तो किरोड़ी लाल मीणा को दुविधा में बता रहे हैं। कहता जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके औहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा के सदन से गैर हाजिर रहने को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे सदन में मौजूद रहने और सरकार से अपने मुद्दों पर जवाब मांगने की अपील की है। वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्य प्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो वो तो अपना दर्द तो बयान करेगा ही ना, आदमी कहीं न कहीं तो कहेगा, मीडिया में कहेगा। और हम तो चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी विधानसभा से सत्र से अवकाश नहीं लें, आए और इस सरकार की कमियां खामियां जो जनहित में हो उनको अपनी आवाज से बुलंद करें। मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। किरोड़ी लाल मीणा का दौसा में हाल ही में दिया गया बयान भी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने पपलाज माता का जिक्र करते हुए अपने गले की घंटी किसी और के गले में लटकने की प्रार्थना की थी। इससे पहले भी उनके नाराजगी भरे बयान वक्त वक्त पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बजट सत्र से उनकी गैर मौजूदगी और पहले दिन दिया गया उनका बयान इशारा कर रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बोलने लगे, तो वहीं हरिभाव बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया और इसके अलावा कई विधायक अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष में लगभग 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो पूरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र का शुक्रवार को आगाज हुआ और पहले दिन राज्यपाल हरिभाव बागड़े का अभिभाषण हुआ। वैसे तो सत्र की शुरुआत से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा, लेकिन अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार टोका। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर, दूसरी बार पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र पर और तीसरी बार महाकुंभ के जिक्र पर विपक्ष ने सवाल किए। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बीच में ही बोलने लगे तो हरिभाव बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया।
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन घोटाले से देश में राजस्थान की साख खराब हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। सत्र के बाद कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर जमकर वार किए और सरकार पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। मैं चाहूंगा, स्पीकर महोदय भी चाहेंगे कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो और जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग सदन के अंदर उठाएं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं, अपनी पीठ को थपथपाया है और हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल को टाल दिया या जवाब देने से मना किया है। लेकिन ये विधानसभा है, यहाँ पर कड़े सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कि सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। पेपर लीक के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन एक साल में रिजल्ट क्या आया वो नहीं बताया गया। और विशेष रूप से पेपर लीक की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सरकार। अभी 4 दिन पहले RUHS के अंदर पेपर लीक हुआ, उसको भी 4 दिन तक दबा के रखा कि कहीं जनता को पता नहीं चले। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। कांग्रेस विधायकों के बयान पर बीजेपी के विधायक और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ। नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वासित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में है। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं। वहीं विधानसभा में कुछ विधायकों का अलग अंदाज दिखा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ लिखी टी-शर्ट पहने विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी नीम का थाना जिला वापस करो का दुपट्टा ओढ़कर पहुंचे। इसके अलावा MLA इंदिरा मीणा समरावता मामले की न्यायिक जांच की मांग का दुपट्टा पहने पहुंचे। आपको बता दें कि इसी सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून लाएगी। राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में विधेयक लाने का जिक्र किया। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 5 और 6 फरवरी को चर्चा होगी और